पिछली वीडियो में हमने इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन को देखा था और उसमें भी हम इन सीटू के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और साथ ही साथ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जान लिया था। अभी हम आज उसको और डिटेल से समझेंगे। एक बार हम फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, जहाँ पे हमने जाना कि जो पृथ्वी के ऊपर इतने सारे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे ये सब पाए जाते हैं और इनकी इतनी सारी डिफरेंट टाइप की जो वैरायटीज़ पाई जाती हैं, स्पीसीज़ पाई जाती हैं, यही क्या है, यही है आपकी बायोडाइवर्सिटी। यानी कि बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेरिएशन ही क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। दूसरी बात, इससे एक वर्ड जुड़ा था, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी कि कंजर्वेशन मतलब संरक्षण करना, उसको बचा कर, उसको प्रोटेक्ट करके रखना। किसी चीज़ का आप कंजर्वेशन क्यों करेंगे, किसी चीज़ को आप प्रोटेक्ट क्यों करेंगे? एक ही कंडीशन में करेंगे, जब वो चीज़ आपकी खतरे में हो, यानी कि वो चीज़ कहीं ना कहीं समाप्त हो रही हो, धीरे धीरे ख़त्म हो रही हो। तो ऐसी स्थिति में हमें किसी चीज़ का कंजर्वेशन करना पड़ता है, उसका प्रोटेक्शन करना पड़ता है। इतनी सी बात है, आपको दिमाग में बैठा लेनी है। बहुत ही सिंपल सी बात है। किसी चीज़ का हम कंजर्वेशन क्यों करते हैं? तभी करते हैं जब वो चीज़ आपकी खतरे में हो या गायब हो रही हो, उसका लॉस हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में हमें उस चीज़ को कंजर्व करना पड़ता है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ताकि इसकी जो क्या कहते हैं, जो इसकी उपस्थिति है, जो उसकी प्रेजेंस है, वो इस धरती पे हमेशा के लिए बनी रहे। यानी कि जो इतने सारे अलग अलग प्रकार के जो हमारे जीव के अंदर आपके जो वेरिएशन देखने को मिलते हैं, वो इस धरती पर बनी रहे। तो इसी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हमें इसका कंजर्वेशन करना पड़ता है, प्रोटेक्शन करना पड़ता है। इसके लिए दो मेथड थी, एक आपकी इन सीटू कंजर्वेशन, एक आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, कोई चीज़, कोई स्पीसीज, कोई प्लांट, कोई आपका जानवर जहाँ पाया जाता है, उसको उसी के नेचुरल हैबिटाट में, उसको वहाँ से बिना हटाए, वो जहाँ पाया जाता है उसी को उसी जगह पर अगर उसका प्रोटेक्शन किया जाता है, तब वो इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। कोई जानवर, कोई प्लांट, या कह लीजिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जहाँ पर पाया जाता है, उसको उसी के नेचुरल हैबिटाट में रख कर ही वहीं पर ही उसका प्रोटेक्शन किया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है, वो कहलाता है आपका इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की, एक्स सीटू की। उसमें भी कुछ नहीं है। एक्स सीटू कंजर्वेशन में सिर्फ इतना तंत्र हो जाता है कि जो वस्तु, माफ कीजिएगा, वस्तु नहीं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक, वो जहाँ पाया जाता है उसको उसके उसी नेचुरल हैबिटाट में न कंजर्व करके, उसको हटाकर कहीं दूसरी जगह पर ले जाकर उसका प्रोटेक्शन या उसका कंजर्वेशन किया जाता है। ऐसे कंजर्वेशन आपका कहलाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। सिंपल सी बात थी, आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से बोलते हैं, कोई ऐसी स्पीसीज है जो जहाँ पर पाई जाती है, उसका वहाँ पे कंजर्वेशन न करके उसको उसके नेचुरल हैबिटाट से निकाल कर कहीं और पर रख कर उसके जैसा ही हैबिटाट बनाकर उसका कंजर्वेशन किया जाता है। तो ये कहलाता है आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन। और अगर बात की जाए कि इन सीटू और एक्स सीटू में सबसे अच्छा कंजर्वेशन किसको माना जाता है, तो आपका इन सीटू कंजर्वेशन को सबसे अच्छा माना जाता है। उसकी रीज़न ये है कि इन सीटू कंजर्वेशन में उस स्पीसीज को उसका नेचुरल हैबिटाट मिलता है। और आपको भी पता है, किसी भी चीज़ को अपने नेचर में रहना, अपने नेचुरल हैबिटाट में रहना, उससे ज़्यादा बढ़िया सुखी जीवन उसके लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे आप उसको कितना भी अच्छी जगह पर रख लीजिए। इसलिए इन सीटू कंजर्वेशन को सबसे अच्छा माना जाता है। ये थोड़ा आपका ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है जो आपको आगे चल के भी, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे भी आपको काम आता है, नीट में भी आता है और भी काफ़ी जगहों पे है। अगर आप किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आता भी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, आपका बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जाता है, नेशनल पार्क पूछा जाता है। इसलिए वजह से
ये टॉपिक सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर हमने इन सीटू कंजर्वेशन में कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जहाँ पे हमने जाना था कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, मैंग्रोव्स, ये सब क्या है, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। वहाँ पे हमने तीनों को देखा था, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपका बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें क्या अंतर है, यही सबसे मेन बात होती है कि हमें उसके बीच में अंतर नहीं पता होता है, तो हमने इसके अंतर को भी वहाँ पे समझ लिया था। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। अच्छा, यहीं पे मेरे से आप एक बात जान लीजिए, पिछली वीडियो में मेरे से गलती हो गई थी, मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जगह नेशनल पार्क बता दिया था और नेशनल पार्क की जगह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता दी थी ना। ठीक है, तो उसे सही कर लीजिएगा, आज मैं सही खुद ही कर देता हूँ। देखिए नेशनल पार्क में क्या होता है कि यहाँ पे आप प्लांट और एनिमल का कंजर्वेशन करते हैं। ठीक है, किसका किसका, प्लांट और एनिमल का। आप ये भी जान लीजिए, इसे कुछ जगहों पर फ्लोरा और फौना करके भी लिखा रहता है। ठीक है, और इसका मतलब होता है, फ्लोरा का मतलब होता है कि किसी जगह पर पाई जाने वाली जो वहाँ पे पेड़ पौधों की स्पीसीज की जो संख्या होती है वो आपकी फ्लोरा कहलाती है, और उसी जगह पर पाए जाने वाली जो अलग अलग प्रकार के जंतुओं की यानी कि एनिमल्स की स्पीसीज की संख्या होती है वो आपकी फौना होती है। तो सिंपली क्या कह सकते हैं, फ्लोरा मतलब प्लांट और फौना मतलब क्या हो जाएगा, एनिमल। तो वही बात हुई कि नेशनल पार्क के अंतर्गत आपका एनिमल और प्लांट का कंजर्वेशन किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ आपका वाइल्ड एनिमल्स का, या कह सकते हैं कि एनिमल्स का ही कंजर्वेशन किया जाता है। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आप पूरे इकोसिस्टम का कंजर्वेशन करते हैं। आपका नेशनल पार्क जो होता है वो थोड़ा मीडियम साइज होता है, बड़ा होता है, वो 100 से 500 स्क्वायर किलोमीटर तक वो फैला हो सकता है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ये काफ़ी आपकी छोटी होती है, उस तरीके से बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है, स्मॉल साइज होती है। ये करीबन 10 से 100 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई होती है। और जो आपकी बायोस्फीयर रिजर्व है तो बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा ही बड़ी बड़ी होती है। सो इसके लिए मैं कोई डाटा नहीं देना चाहूँगा, ये मान के चलिए कि 5000 से लेके 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई होती है। बाकी इन सब के बारे में डिटेल आपके पीछे जाके वीडियो में मिल जाएगी, पिछली वीडियो में सब बताया गया है। इसके अलावा आपके नेशनल पार्क में ह्यूमंस का आना जाना थोड़ा बंद है, वहाँ पे आप नहीं जा सकते, कोई रह नहीं सकता। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी आना जाना, बिल्कुल भी ह्यूमन का आना जाना टोटली बैन है। हाँ, कुछ लोग परमिशन लेकर वहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ लोग परमिशन लेकर वहाँ पर रह सकते हैं। और जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है इसको 3 पार्ट में बांटा, आपका कोर, बफर और ट्रांजिशन। जो आपका कोर है वहाँ पे तो किसी का भी जाना अलाउ नहीं है। जो आपका बफर है वहाँ पे कुछ एक्टिविटी अलाउ है, कुछ रिसर्च से जुड़े लोग जा सकते हैं और जो आपके टूरिस्ट हैं वो जा सकते हैं। और जो आपका सबसे लास्ट वाला है, जो आपका ट्रांजिशन जोन है, वहाँ पे तो हर कोई जा सकता है, वहाँ की बात ही अलग है। ठीक है, बात की जाए अगले पॉइंट की, तो आपका नेशनल पार्क भी आपकी गवर्नमेंट चलाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों चला सकती है, क्योंकि इसका थोड़ा एरिया कम होता है तो ये प्राइवेट सेक्टर पे भी बनाई जा सकती है। और जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है इसको भी आपकी गवर्नमेंट चलाती है। इसके अलावा जो आपका नेशनल पार्क है इसकी भी बाउंड्री फिक्स्ड होती है। जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसकी थोड़ी बाउंड्री फिक्स नहीं होती है, वो आपकी ऐसी ही रहती है। और जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है इसकी बाउंड्री फिक्स्ड होती है। बात की जाए कितनी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इस टाइम पे प्रेजेंट आपका 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, आपके 564, ठीक है, 564 आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और इस टाइम पे आपके 105 नेशनल पार्क हैं। फिलहाल की एकदम अपडेट डाटा के साथ ये आंकड़े हैं। इसके अलावा बात की जाए कि इस पूरे विश्व में पहला नेशनल पार्क कब बना था, तो वो आपका जो पहला नेशनल पार्क बना था उसका नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क, और कहाँ बना था, यूएसए में। यूएसए का एक स्टेट है वोमिंग, वहाँ पर बना था, वो भी 1872 में। और बात की जाए भारत में सबसे पहला नेशनल पार्क कब बना था, तो वो बना था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो भी 1936 में। अब बात आएगी कि ये जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका पहला का नाम, मतलब जो इससे पहले जिस नाम से जाना जाता था वो था आपका हेलीज नेशनल पार्क। क्यों? क्योंकि इसके जो फाउंडर हैं वो मेल्कन हेली थे, इसी के नाम पे, मतलब उनके नाम पे इस पार्क का नाम पड़ा था। बाद में इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। और यहाँ पे ये जब पार्क खोला गया था तो किस वजह से खोला गया था, तो ये बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए इस पार्क को खोला गया था।
बात की जाए पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो वो है आपका वेदाथंगल बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और ये आपका तमिलनाडु स्टेट में खुला था और यही आपका भारत का सबसे पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब बात की जाए बायोस्फीयर रिजर्व की तो वो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है और 1986 में खोला गया था, ठीक है। यही आपका वर्ल्ड का भी पहला है शायद आपका बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि सबसे पहले इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाला भी भारत ही है। बायोस्फीयर रिजर्व जो ये प्रोग्राम है इसको स्टार्ट करने का श्रेय भी भारत को जाता है, इसलिए सबसे विश्व में पहले नंबर पे यही आपका आता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। बात खत्म। इसके अलावा आप कुछ और नेशनल पार्क के बारे में जान लीजिए, जैसे आपका काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। इसके अलावा गिर नेशनल पार्क हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। ये सब क्या है, ये सब आपके कुछ मुख्य नेशनल पार्क हैं, ठीक है। वैसे ही आपका कुछ मैं आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का नाम दे दे रहा हूँ और वैसे ही आपका कुछ आपके बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दे दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इतना जान लीजिए। रिटन में तो मान लीजिए ये पूछने के चांसेस बहुत 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 ना के बराबर हैं, लेकिन आपका अगर ऑप्शनल में पेपर है तो पूछ सकता है कि गिर नेशनल पार्क या आपका दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, तो आपको बताना पड़ सकता है। सो इस वजह से खासकर जो उत्तर प्रदेश में आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पड़ती हो या बायो रिजर्व पढ़ते हो या आपके नेशनल पार्क पढ़ते हो, उन सभी के नाम तो आप याद ही रखिएगा, आपको पूछ सकता है, ऑप्शनल में दे सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने XC2 कंजर्वेशन की। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें बॉटनिकल गार्डन आ गया, जूलॉजिकल पार्क आ गया, आपका जीन बैंक, सीड बैंक, क्रायो बैंक, ये सब क्या है, ये सब आपके XC2 के एग्जाम्पल है। तो आइए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जूलॉजिकल गार्डन की। तो इसमें क्या होता है, या जूलॉजिकल पार्क की, तो इसमें क्या होता है, इसमें उन स्पीसीज़ को या कह सकते हैं कि एनिमल्स की उन स्पीसीज़ को लाकर रखा जाता है जो बिल्कुल खतरे में है, बिल्कुल ही गायब होने की कगार पे हैं, जो एकदम संकटमय स्पीसीज़ होती हैं, उनको लाकर यहाँ पर रखा जाता है। जैसे आपने बहुत सारे चिड़ियाघर देखे होंगे, जूलॉजिकल पार्क देखे होंगे, जहाँ पे पक्षियों की उन स्पीसीज़ को लाकर रखा जाता है जो बिल्कुल ही ख़त्म होने की कगार पर हैं, उनको लाकर वहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी संख्या को इंक्रीज़ किया जाता है। इसी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, जूज या जूलॉजिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क इन विच एनिमल्स आर कन्फाइंड विथ इनक्लोजर और सेमी नेचुरल एंड ओपन एरियाज डिस्प्ले टू द पब्लिक एंड विच दे मे आल्सो ब्रीड। तो वही सिंपल सी बात है कि जूस कहा जाता है, इससे जूलॉजिकल गार्डन भी कहा जाता है या जूलॉजिकल पार्क के भी नाम से जाना जाता है, जहाँ पर इन एनिमल्स को क्या किया जाता है, कन्फाइंड करके, मतलब एक छोटे से स्पेस में या कह सकते हैं आधे नेचुरल स्पेस में। जैसे आपने देखा होगा कि आधा एरिया उनका दीवार से कवर रहता है और सामने से जाली लगी होती है, तो जाली के माध्यम से उनको कुछ खुला एटमॉस्फेयर दिखाई भी देता है और ताज़ी हवा अंदर भी आती है। लेकिन वही है कि ये सेमी नेचुरल है, क्योंकि आधा नेचुरल है, वो बिल्कुल उनको उस तरीके का फ्रीडम नहीं है कि वहाँ से निकल कर बाहर घूम सके, अपने अनुसार रह सके, अपने अनुसार खाना खा सके। इनको उसके अनुसार खाना दिया जाता है, उनका अच्छे से ध्यान भी रखा जाता है, लेकिन एक जो अपना नेचुरल होता है उसकी बात अलग होती है, ठीक है। तो उस तरीके से उन्हें नेचुरल नहीं मिलता है, इसीलिए लिखा है सेमी नेचुरल एंड ओपन एरियाज। कुछ जानवरों को ओपन एरियाज भी दिए जाते हैं आपका, जैसे जो आपका डियर हो गया, जो बहुत सारे रेयर डियर हैं जो बहुत मुश्किलों से पाए जाते हैं, उन तरीके के डियर्स को क्या किया जाता है, उन तरीके के हिरन्स को वैसे ही खुले में रखा जाता है, लेकिन वो भी एक बाउंड्री के अंदर ही होते हैं ना, तो एक तरीके से उनको भी बांध कर ही रखा जाता है, उस तरीके से वो लोग फ्रीली नहीं रह पाते हैं, ठीक है। और ऐसे रखा जाता है कि ताकि जो पब्लिक है, जो विजिटर हैं, जो बाहर से घूमने आ रहे हैं, वो अगर घूमने आए तो वो उन्हें देख भी सके, जो इनकी अलग अलग प्रकार की नस्ल है, ब्रीड है, उसे देख सकें। और ऐसा क्यों किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है ताकि आप अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो आपकी जैव विविधता है, उसको आप प्रोटेक्ट कर सके, उसे आप कंजर्व कर सके, यानी कि सिंपली कहें तो उसे आप बचा सकें। और जो आपके एनवायरमेंटलिस्ट हैं और जो आपके यूनिवर्सल थिंकर्स हैं, वाह इतने भारी वर्ड,
जो आपके एनवायरमेंटलिस्ट हैं और जो आपके यूनिवर्सल थिंकर्स हैं, उनका ऐसा मानना है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसको कंजर्व करने के लिए इस तरीके के मेथड्स की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा सुनिए, हर साल करीबन 450 मिलियन से भी अधिक विजिटर्स आते हैं हर साल ऐसे जू में घूमने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसका एजुकेशनल पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इसका इकोनॉमिक वैल्यूज़ भी है, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं देखने तो हमको पैसा मिलता है। बस सिंपल सी बात है, इसमें क्या ही सोचना। यही सेम कंडीशन आपके बॉटनिकल गार्डन में होगी। हम उसको समझाएंगे नहीं, सिर्फ हल्का सा बता देंगे, उसको हम लिखवाएंगे भी नहीं, आप सुन के लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको इंग्लिश में हमने लिख दिया है, हिंदी में आप लिख लीजिएगा ना। क्या बात है, आप लिख लीजिएगा, सुन के लिख लीजिएगा यार, इसमें मजाक मत करिएगा। नहीं नहीं, चलिए, जो आपका जू होता है वो एक ऐसा आपके लिए एंटरटेनमेंट का या आपके एनिमल्स को ऑब्जर्व करने का, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की ही जगह नहीं है, बस साथ ही साथ ये म्यूजियम, रिसर्च, लेबोरेटरीज और जो आपके रेयर एनिमल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए भी आप इस तरीके की चीज़ों को करते हैं। या ये चीज़ें जो आपका जू है या आपका जूलॉजिकल पार्क है वो आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा जू के अंदर बहुत सारी जो संकटमय स्पीसीज होती हैं, जो आपकी इंडेंजर्ड, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, उनके नंबर्स को बढ़ाया जाता है। वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिनकी संख्या घट रही होती है, जो कहीं ना कहीं से संकट में होते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे एटमॉस्फेयर में था जो पहले तो उसके अनुकूल था, पहले तो उसके फेवरेबल था उसके रहने के लिए, लेकिन मान लीजिए कोई परिस्थिति आई, वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो गया, परिस्थिति बदल गई, तो ऐसी स्थिति में भी उन जानवरों को भी वहाँ से हटाकर लाकर जू में रखा जाता है। उस तरीके के उनके एनवायरनमेंट में लाकर वहाँ पे उनकी केयर की जाती है, ध्यान रखा जाता है। तो इसी वजह से ऐसे ही चीज़ें की जाती हैं। इसके अलावा इस तरीके के जूलॉजिकल पार्क और क्या करते हैं, वो एनिमल को पर्याप्त मात्रा में फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, मतलब छाँव देते हैं, एक तरीके से घर बना के देते हैं, उनका सोशल कांटेक्ट करते हैं और पक्षियों के साथ या और जानवरों के साथ रखते हैं, तो उनका सोशल कांटेक्ट मेंटेन रहता है। ये ना उनको ऐसा नहीं लगता है कि हम बहुत अलग सी जगह पर आ गए, कोई एलियन वाले जगह पर आ गए। उनके जैसे ही जानवर वहाँ पे होते हैं तो उनका सोशल कांटेक्ट बना रहता है। साथ ही साथ उनके लिए मेट्स मिल जाते हैं। मेट्स समझ रहे हैं ना, मतलब जिनके साथ ये रिप्रोडक्शन कर सके, अपनी संख्या को इंक्रीज कर सके, तो उनका साथी मिल जाता है। तो इस तरीके से वो अपने आप में मोटिवेटेड फील करते हैं, ठीक है, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर महसूस होता है। ठीक है, अधिक से अधिक उनको प्लेजर महसूस होता है। जाहिर सी बात है, हम भी अपने परिवार में रहते हैं, अपने जैसे लोगों में रहते हैं, हमें भी अंदर से खुशी होती है, देख के अच्छा लगता है। वही हाल जानवरों के साथ भी है, वो भी अपने जैसे लोगों के साथ रहते हैं तो उनको अच्छा लगता है। अब उनको एक बंद कमरे में डाल देंगे, वहाँ पे मार इंसान घूम रहे हैं, तो उनको ऐसा एक तरीके से उस लेवल का कंफर्टेबल नहीं होगा ना। जाहिर सी बात है, अपने लोगों में रहना और दूसरे के लोगों में रहने में काफ़ी अंतर होता है। बस यही सेम कंडीशन यहाँ पे अलाउ होती है। जब उनका सोशल कॉन्टैक्ट होता है, उनके जैसे और भी लोग वहाँ पे होते हैं, तो उन्हें देख कर थोड़ा अच्छा लगता है, उनको एक प्लेजर महसूस होता है और साथ ही साथ उनको एक फीमेल पार्टनर भी मिल जाती है। तो इस तरीके से मतलब उनका एक साथी भी मिल जाता है, तो हर तरीके से बेटर हो जाता है। ठीक, आप सामने देख भी सकते हैं ये दोनों कितने खुश हैं, तो इसी तरीके का उनके अंदर भी फीलिंग्स जाग जाती है। इसके अलावा सुनिए, हमारी इसमें क्या योगदान है वो भी थोड़ा सुन लीजिए। बहुत सारे जो एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी उस जगह पर रखे रखे भी वो खतरे में आ जाते हैं, मतलब इंडेंजर्ड हो जाते हैं, संकटमय हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं वो समझिए। जैसे कोई विजिटर आया, ठीक है, कोई विजिटर घूमने फिरने वाला इंसान आया, उनके डिस्टरबेंस की वजह से, विजिटर डिस्टरबेंस, अनफेवरेबल क्लाइमेट या उस अनसफिशियंट स्पेस। सबसे पहले समझिए विजिटर डिस्टरबेंस क्या होता है। मान लीजिए हम जाते हैं, हम बता ही दे रहे हैं, अच्छे से बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। हम जाते हैं, जहाँ पहुँचते चिड़ियाघर के सामने, ए चिड़िया, ए चिड़िया, चिड़िया आओ 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 आओ, यहाँ आओ, एक फोटो हो जाए, ऐसे मुंह दिखाओ, यहाँ यहाँ चिड़िया, यहाँ, अरे इधर इधर, हाँ, अब स्माइल, टिक। तो ऐसे वाले कंडीशन में हम उन्हें क्या कर रहे हैं, हम उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि अगर वही चिड़िया खुले में होती तो वो उड़ के भाग जाती। अब वो वहां पे से तो भाग नहीं सकती, तो वो एक तरीके से चिंता में हो जाती है, एक तरीके से डिप्रेस्ड हो जाती है। वही चीज़ आगे लिखी हुई है। इसके अलावा आपके अनफेवरेबल क्लाइमेट से, मतलब उसके जैसा उसको एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, उस तरीके से उसको एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है अगर जू के अंदर, तो भी इनकी जातियाँ जो अलग अलग प्रकार के एनिमल
एनिमल्स हैं वो संकटमय हो जाते हैं, गायब होने का खतरा बना रहता है, और या उनके लिए पर्याप्त स्पेस नहीं हो। मान लीजिए छोटी सी स्पेस में बहुत ज़्यादा चिड़िया को रख दिया है या बहुत ज़्यादा जानवर को रख दिया है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो इनकी जातियां हैं वो खतरे में आ जाती हैं, लुप्त होने के कगार में आ जाती है। सो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इन्हीं सब डिस्टर्बेंस की वजह से, कुछ हमारे बिहेवियर के वजह से, कुछ आपके क्लाइमेट की वजह से और कुछ आपके स्पेस की वजह से जो आपकी वो जानवर है उसके ऊपर निगेटिव मतलब फ़र्क पड़ता है, उसके ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो चिड़िया पेन में आ जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है, डिस्ट्रेस में हो जाती है, सफरिंग करती है। तो इस तरीके से उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रभाव देखने को मिलते हैं। सो इस वजह से अगली बार जाइएगा ना तो स्माइल प्लीज को थोड़ा दूर रखिएगा। क्या होता है, मैंने कई बार नोटिस किया है, आप ही समझिए, आप अपने घर में बैठे हो और कोई आके बाहर से चिल्लाने स्टार्ट, ए तनी आओ आओ तनी भरे आओ तनी फोटो खिंचा जाए थोड़ा, ना आपको जान ना पहचान। वही सेम कंडीशन उनके साथ भी होती है। वो प्यार से सीटी बजाना, उनको एक मीडियम साउंड देना, हल्का जो उनको कहीं ठीक लगे, और उस तरीके से चिल्लाना कि अरे आओ देखो ये करूँ वो करूँ, इनमें काफ़ी अंतर है। तो सेंसिबल बनिए, सेंसलेस नहीं। तो ये हो गया आपका जूलॉजिकल गार्डन। यहाँ पे उन स्पीसीज़ को रखेंगे जो आपकी लुप्त होने की कगार पे या गायब होने की कगार पर आ गई है। उन स्पीसीज़ को बचाने के लिए, माफ़ कीजिएगा, बचाने के लिए हम यहाँ पर लाकर रखते हैं। कोई भी हो सकता है, कोई भी एनिमल की स्पीसीज़ को हम जो चिड़ियाघरों में देखते हैं, आपका मगरमच्छ हो गया, कुछ आपकी हिरन की ऐसी विशेष प्रजाति हैं जिनको भी वहाँ पर लाकर रखा जाता है। ठीक है, तो ये एक अलग बात हो गई, आपने इसके बारे में जान लिया। अब बात करते हैं बॉटनिकल गार्डन की। तो बस इसका उल्टा है, नाम से पता चला गया कि यहाँ पे प्लांट की उन स्पीसीज़ को लाकर उनका कंजर्वेशन किया जाता है या उनका प्रोटेक्शन किया जाता है जो बिल्कुल स्पीसीज़ गायब होने की कगार पे आ गई हैं, या ऐसी स्पीसीज़, प्लांट की ऐसी स्पीसीज़ जो धीरे धीरे बिल्कुल लुप्त होती जा रही हैं, उनका लाकर इस बॉटनिकल गार्डन में उनका कंजर्वेशन किया जाता है। यही नॉर्मल सी बात है। और बात की जाए इनके संख्या की, तो पूरे वर्ल्ड वाइड करीबन 1800 आपके बॉटनिकल गार्डन पाए जाते हैं। और अब इनके बारे में और क्या ही बताना, कुछ ऐसा इसमें खास है ही नहीं जो आपको समझाया जाए। ये भी सेम आपका जूलॉजिकल पार्क की ही तरह है। ठीक है, इसमें भी जो इनको बढ़ाया जाता है, जो प्लांट्स को बढ़ाया जाता है और उनको सबके सामने डिस्प्ले किया जाता है, इसकी कुछ रीजंस है। साइंटिफिक रीज़न है कि मतलब जो साइंटिस्ट आते हैं उनको उस प्लांट के ऊपर कोई रिसर्च करना है या उसे देखना है, उसको बारीकी से अध्ययन करना है, तो वो उस काम में भी आता है। और साथ ही साथ एजुकेशनल पर्पज़ से भी काम आता है। जैसे लोग अपने स्कूल के बच्चों को ले आते हैं और वो दिखाते हैं कि देखो बच्चे, ये ऐसी प्लांट की स्पीसीज है जो इस धरती पे बहुत कम बची है, बहुत रेयरली मिलती है, या बहुत इंपॉर्टेंट है, या कह सकते हैं कि बहुत वैल्यूबल प्लांट है, बहुत मुश्किलों से मिल जाती है, बहुत कीमती प्लांट है। और यहाँ पे भी उसी जूलॉजिकल पार्क की तरह करोड़ों लोग घूमने आते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें थी। अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो हमको बहुत दिक्कत होती है। वीडियो तो हमने वैसे 30 मिनट की बनाई है, लेकिन हम इसको यहाँ पे तोड़ रहे हैं, 2 पार्ट में डालेंगे, क्योंकि उतना बड़ा वीडियो एक दिन में डालना, इसका मतलब है कि हमको कम से कम 2-3 घर से भीख मांगना पड़ेगा। तो ठीक है, चलते हैं, टाटा बाय बाय।